लखनऊ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने एक थाने पर हमला कर दिया और दारोगा के साथ मारपीट कर दी। बताया गया कि 1.5 करोड़ की एक अंगूठी चुराने के शक में पुलिस एक लड़के को पूछताछ के लिए थाने ले गई, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उस लड़के को छुड़ाने के लिए थाने पर आ धमके और हंगामा खड़ा कर दिया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कुछ लोगों के साथ एक लड़का दारोगा के कमरे में घुसा। उस कमरे में एक कांस्टेबल भी था, जिसके बाद उस लड़के ने दारोगा को जोर से धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे कुछ लोग पुलिस वालों को पीटने के लिए उकसाते हुए भी सुने गए। इस बीच एक दूसरा लड़का तेजी से उस दारोगा के कमरे में दाखिल हुआ और उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। इस मोबाइल के जरिए वो हंगामा कर रहे लोगों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। सौभाग्य की बात यह कि पुलिस वालों के लिए किसी अपराध की जांच का सबसे पसंदीदा तरीका यही है कि संदिग्ध या आरोपी को पकड़कर उसे पीटा जाए ताकि वो खुद गुनाह कबूल कर ले, क्योंकि इससे सबूत जुटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन पुलिस की पिटाई से जब आरोपी की हालत बिगड़ती है, माहौल भी लखनऊ की तरह बिगड़ जाता है। जहां अंगूठी चोरी के आरोपी की तबीयत बिगड़ी तो उसके घर वालों के साथ आई भीड़ ने पुलिस चौकी, वर्दी और कानून किसी का लिहाज नहीं किया। रेगिस्तान होने के कारण स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान के जैसलमेर में बादल जमकर बरसे। इतनी बारिश हुई कि दूर दूर तक जैसलमेर में पानी ही पानी दिखने लगा। जितनी बारिश हर साल जैसलमेर में पूरे मानसून के दौरान होती है, उतनी बारिश तो वहां केवल 2 दिन में ही हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। जैसलमेर के गणेश मंदिर की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मंदिर में इतना पानी दाखिल हो गया कि मंदिर में लटकी हुई घंटियां महज 1 फीट की ऊंचाई पर दिखने लगी। पानी ऐसे मंदिर में दाखिल हो रहा था जैसे किसी बांध के गेट से पानी छोड़ा जा रहा हो। मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचने के लिए बनी कई सीढ़ियां तक पानी में समा गई। मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के तमाम तालाब और नाले उफान पर हैं और ये हालत केवल जैसलमेर में नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में है। सीकर से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लड़के मोटरसाइकिल को लहरों में बहने से बचाते हुए दिखे। तेज लहरें केवल मोटरसाइकिल को नहीं बल्कि उन्हें भी बहाकर ले जा सकती थी। एक बार तो एक लड़के का हाथ अचानक छूट गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल और लड़का दोनों बह ही जाएंगे, लेकिन पास खड़े कुछ लोगों की चुस्ती ने उन्हें बचा लिया। सौभाग्य की एक बात है कि राजस्थान के जिन इलाकों में सूखी रेत उड़ा करती है, वहां पिछले 4 दिन से आसमान से राहत बरस रही है और जैसलमेर में पूरे साल जितनी बारिश होती है उसका 1/3 पानी अब तक बरस चुका है, जिससे थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले इस इलाके के लिए कुदरत की यह सौगात लंबे समय तक काम भी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई में देशद्रोह के कानून पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कुछ तल्ख टिप्पणियां की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह तक कह दिया कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेज हुकूमत महात्मा गांधी जैसे नेताओं को चुप कराने के लिए करती थी, तो फिर आजादी के 75 साल बाद इस कानून की आखिर जरूरत ही क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे बढ़ई की कहानी तक सुनाई जिसे एक पेड़ काटने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी दी गई हो, लेकिन कुल्हाड़ी हाथ में आते ही उसने पूरा जंगल साफ कर दिया। जज ने यह भी कहा कि अगर किसी सरकार या पार्टी विशेष को कोई आवाज नहीं सुननी तो वो इस कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार कर लेते। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस बारे में कुछ पैरामीटर बना सकती है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा है। सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने देशद्रोह की धारा 124A को चुनौती देते हुए इसे बोलने की आजादी को प्रभावित करने वाला कहा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच की सिफारिश की। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में एनएचआरसी ने हत्या और रेप जैसी घटनाओं की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही और इन मामलों की अदालती सुनवाई बंगाल से बाहर कराने पर जोर दिया। साथ ही विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति और गवाहों को सुरक्षा देने की बात भी एनएचआरसी ने कही है। इतना ही नहीं, इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर जोर दिया गया और हिंसा पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने को इस रिपोर्ट में जरूरी बताया गया। इसके अलावा एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में राज्य सरकार और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए गए और इस बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया कि सत्ताधारी दल के समर्थकों के डर से कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और अब वो लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मुंबई के पास उल्लासनगर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पाबंदियों के बावजूद एक लड़के ने बीच सड़क पर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर तलवार से केक काटा।
जिसके बाद उसके बाकी साथी जश्न में डूब गए। इतना ही नहीं, जश्न का जुनून उन लोगों के सिर पर इस तरह चढ़ा कि वो लोग कोरोना को ही भूल गए। उनमें 3 लड़के अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर एक दूसरे को केक खिलाते दिखे, जबकि 2 लड़के तलवार लहरा रहे थे। जन्मदिन की पार्टी का ये सिलसिला वहां काफी देर तक चलता रहा। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सौभाग्य की बात है कि हम लोग दूसरों की गलती से सबक सीखना भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे सिर पर तो रातों रात मशहूर होने का भूत सवार है और इसके लिए बिना अक्ल लगाए नकल करने वालों को अब जन्मदिन पर तोहफे में जेल जाना भी मंजूर है, जिन्हें सयाने लोग भी ये नहीं समझा पा रहे हैं कि सरेआम तलवार की नुमाइश करना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है और 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ने का फैसला हो सकता है। यह घोषणा अगले 2 से 3 दिन में की जा सकती है। पार्टी सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बारे में भी सोच रही है। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई खत्म करने के लिए दिल्ली में राहुल, प्रियंका और हरीश रावत ने 2 बार चर्चा की। पता चला है कि प्रियंका गांधी की वकालत के बाद सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। वैसे अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस बीच खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि सिद्धू को उप मुख्यमंत्री और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए सीएम मंत्रिमंडल विस्तार करने को भी तैयार है। जासूसी मामले में गिरफ्तार आरोपी हबीब से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस जासूसी मामले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पोखरण के रहने वाले हबीब ने पूछताछ में बताया कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उच्चायोग में उसके सामने शर्त रखी गई कि उसे वीजा तभी दिया जाएगा जब वो आईएसआई के लिए जासूसी करेगा। जिसके बाद हबीब ने पोखरण में ही तैनात सेना के एक जवान परमजीत को अपने जाल में फंसाया और उससे सेना से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर पाकिस्तान पहुंचानी शुरू की। बाद में परमजीत का आगरा तबादला हो गया, जहां से वो हबीब को सैन्य ठिकानों के नक्शे, सेना के ऑपरेशन और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराने लगा। इसके लिए उसे काफी पैसे भी दिए जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक परमजीत को इस काम के लिए अब तक 8 से 9 लाख रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां डोंबिवली रेलवे स्टेशन के पास बनी एक इमारत में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन उस इमारत की दूसरी मंजिल से उठ रहे धुएं ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। इतनी बड़ी मात्रा में धुआं उसकी खिड़कियों से निकल रहा था कि उस पर नजर पड़ते ही अच्छों के होश वाक्ता हो जाएं। हुआ भी कुछ यूं ही। इमारत से निकल रहे धुएं को देखकर लोग बुरी तरह घबरा गए। सड़क से गुजर रहे लोगों के कदम वहीं थम गए और जो लोग ओवरब्रिज पर थे वो भी कुछ मिनटों के लिए ठहर से गए। तभी किसी ने फायर ब्रिगेड को इस भीषण आग की जानकारी दी, जिसके बाद उनकी पूरी टीम वहां पहुंची। फिर इमारत में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मेहनत के बाद उसे बुझा भी लिया गया। सौभाग्य की बात है कि मुंबई में बहुत सी इमारतों का दोहरा इस्तेमाल होता है, यानी वहां लोग रहते भी हैं और कारोबार भी वहीं से होता है, जैसा कि डोंबिवली की इस 3 मंजिला इमारत में चल रहा था, जहां बताया गया कि दूसरी मंजिल पर एक लकड़ी के कारोबारी का गोदाम था, जहां आग लगी और गनीमत रही कि इमारत में रहने वाले समय रहते बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ड्रोन साजिश और घुसपैठ की घटनाओं को नाकाम करने के लिए सेना ने चौकसी बढ़ा दी। हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर ड्रोन दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे निपटने के लिए सेना ने पीओके में पाकिस्तानी सेना के बंकर और पोस्ट की निगरानी बढ़ा दी। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम पुंछ के बीजी सेक्टर में पहुंची, जहां सेना के जवान ड्रोन के साथ ही आतंकवादियों की हर हलचल पर मुस्तैदी से नजर रखते दिखाई दी। इसके अलावा घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए सेना अमेरिका से मंगाई गई 6 और राइफलों से अभ्यास करती नजर आई। अमेरिका में बनी इन राइफलों का निशाना बेहद अचूक माना जाता है और ये 500 मीटर दूर से भी दुश्मन को ढेर कर सकती हैं। इन राइफलों में और भी कई खूबियां हैं। जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। इसके साथ ही एलओसी पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई ताकि आतंकियों के किसी भी प्लान को नाकाम किया जा सके। बताया गया कि पीओके में कई आतंकी शिविर सक्रिय हैं और वहां से लगातार भारत में घुसपैठ कराने और ड्रोन भेजने की साजिश रची जा रही है।
सौभाग्य की एक बात है कि पाकिस्तान और भारत की सेना की हालत तू डाल डाल में पात पात वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में जंगलों और नालों के रास्ते आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश रची, तो उसे भारत की सेना ने गश्त और बाड़बंदी से नाकाम कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पर सुरंगें बनाई तो उन पर भी सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों की नजर पड़ गई, और अब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को हथियार बनाया जा रहा है, जिन्हें भारतीय फौज अब उन्हें हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की जांच के लिए एक ऐसी किट बनाई गई है जो केवल 15 सेकंड में यह बता देगी कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। इस नई तकनीक से होने वाले टेस्ट में न तो मरीज का ब्लड सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है और न किसी तरह की कोई तकलीफ या दर्द होता है, बल्कि केवल 5 सेकंड गागल यानी कुल्ला करने के बाद सैंपल को एक छोटे कंटेनर में भर दिया जाता है। इस टेस्ट का नाम है स्पेक्ट्रालिट टेस्ट, जिसके लिए सलाइन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा पानी जो साफ तो होता ही है बल्कि उसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है, यानी नमक। गार्गल करने के बाद लिया गया सैंपल एक ट्यूब में डाला जाता है, जिसे एक छोटी सी मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन सीधा सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है, जो केवल 15 सेकंड में कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर यह बता देती है कि सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहां पर ज्यादा लोगों की गैदरिंग है या ज्यादा लोगों की आवाजाही है, उस जगह पर यह तकनीक ये काफी कारगर साबित हो सकती है। ये तकनीक इजराइल ने बनाई है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के 120 हवाई अड्डों पर होना शुरू भी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी वेव आई तो इस तरह की तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। थर्ड वेव में अगर फ्लाइट्स डोमेस्टिक बंद हो जाती हैं या इंटरनेशनल बंद हो जाती हैं, कम से कम कुछ ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन हमेशा खुले रखे जा सके। दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त से भारत में इस तकनीक से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नीति आयोग के अधिकारियों के सामने मशीन का डेमो भी दिया जा चुका है और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस नई तकनीक का डेमो दिखाया जाना है। इसके अलावा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी दिखाया जाएगा कि यह तकनीक कितनी असरदार है। दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक से होने वाले टेस्ट के नतीजे आरटी-पीसीआर टेस्ट जितने ही सटीक हैं, और सबसे खास बात यह कि इस टेस्ट की कीमत 500 रुपए से भी कम होगी। अहम यह भी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इस तकनीक से होने वाले टेस्ट कई मुसीबतें कम कर सकते हैं। मसलन हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर अगर हर यात्री का टेस्ट भी करना पड़े तो बेहद कम वक्त में किया जा सकता है। हरियाणा के सिरसा में अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 4 दिन पहले हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई के लिए उनके साथी सड़क पर उतर आए और रास्ता जाम कर दिया। जब वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हंगामा कर रहे एक किसान को कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया, फिर उसे कई थप्पड़ जड़े, जिसके बाद उसे और उसके एक साथी प्रदर्शनकारी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। झड़प के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ किसान आगे आए और पुलिस से अपील की कि वो मारपीट तक न पहुंचे। हालांकि उन किसानों की मांग जस की तस बनी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो विरोध की आग फैलती चली जाएगी। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा। वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा वो विरोध प्रदर्शन को इसी तरह जारी रखेंगे। सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र में आंदोलन की आजादी का मतलब किसी पर पथराव और लाठियों से हमला करना कतई नहीं होता, लेकिन सिरसा के कुछ किसानों ने हिंसा को ही आंदोलन का हथियार बना लिया और अब वो कानून को अपना काम करने से भी रोकना चाहते हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने इंडोनेशिया में कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से अब इंडोनेशिया भारत को पीछे छोड़ते हुए एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया है। CNN की रिपोर्ट है कि बीते 24 घंटों में इंडोनेशिया में करीब 55,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहां एक दिन में कोरोना के इतने मरीज अब तक नहीं मिले थे। यही नहीं, इंडोनेशिया में रोजाना हजारों लोगों की इस महामारी से मौत हो रही है। इसके साथ ही वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई, और यह हाल तब है जब वहां कोरोना की जांच तेजी से नहीं हो रही। इस तबाही के लिए भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स के अपने पिता के खिलाफ चल रहे एक कानूनी केस में सुनवाई की तारीख आई तो उनके फैंस हर बार की तरह एक बार फिर अदालत के बाहर जुट गए। हाथों में तख्तियां लेकर ब्रिटनी स्पीयर्स के समर्थकों ने मार्च निकाला और उन्हें उनके पिता से तुरंत आजाद करने की मांग की। एक प्रशंसक की बाजू में तो ब्रिटनी स्पीयर्स का टैटू भी बना नजर आया। वॉशिंगटन डीसी में भी लोगों का हुजूम ब्रिटनी स्पीयर्स को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकला दिखा।
ब्रिटनी स्पीयर्स की मानसिक हालत बिगड़ने पर 2008 में कोर्ट ने उनके पिता को उनकी निजी जिंदगी और वित्तीय मामलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था, लेकिन ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं चाहती कि उनके पिता उनके संरक्षक बने रहें। भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक नई साजिश रची है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान से भारतीय सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों को फोन किया जा रहा है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी बनकर उनसे सेना की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का ही इस्तेमाल हो रहा है ताकि किसी को शक न हो। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सुरक्षा बल के 2 अधिकारियों और जवानों को किए गए फोन जांच में फर्जी पाए गए। बताया गया कि किसी ने खुफिया एजेंसी का डिप्टी डायरेक्टर बनकर उन्हें फोन किया था। इस साजिश का पता चलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं